डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देख रहे थे। तो जो क्लासिफिकेशन का जो मूल लक्षण है, जो मूल करैक्टर हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, सिमेट्री, सिलोम, जिसके आधार पर जो जितनी भी जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं उनका निर्धारण होता है। उसके बाद में अपने जो एम्ब्रियोजेनी और सेगमेंटेशन, इसके बारे में इस टॉपिक में अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला अपना टॉपिक जंतु के वर्गीकरण का आधार, उसमें सब अब अपने करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी जिसे अपने कहते हैं, तो भ्रूण विकास भी वर्गीकरण का एक प्रमुख लक्षण है। ये भी जो वर्गीकरण है उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण बिंदु है। भ्रूण विकास के अंतर्गत निम्न 3 पॉइंट्स हैं या जो 3 बिंदु वर्गीकरण में सहायक है। तो इसके अंदर 1 नंबर तो अपने करते हैं बात जर्म लेयर की, जो, और दूसरी टाइप्स ऑफ क्लीवेज, और तीसरा ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ। तो जो पहला इसका भाग है जर्म लेयर का, जर्म लेयर के अंदर अपने को पता है कि जो जनन स्तर होते हैं उनका निर्माण गेस्टुलेशन स्टेज में होता है। जनन स्तरों की संख्या के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपने। एक तो वो जंतु होते हैं जिनके अंदर 2 जनन स्तर होते हैं, तो वो तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ऐसे जंतु जिनके अंदर 3 जनन स्तर होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक जंतु है इनके अंदर 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, और जो दोनों जनन स्तर हैं उसके अंदर बाहर की ओर एक्टोड्रम और अंदर की तरफ एंडोड्रम परत पाई जाती है, और एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में एककोशिकीय मेसोग्लिया या जो नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया पाया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें टिडोफोरा और सिलेंटेटा ये इसके अंतर्गत रखे गए हैं। फिर इसके बाद में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनकी बात करें तो ऐसे जंतु जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट जंतु कहते हैं। इसमें एक्टोड्रम व एंडोड्रम के बीच में मेसोड्रम नामक जर्म लेयर पाया जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो सिलेंटेटा से लेके ऊपर के, मतलब सिलेंटेटा को छोड़कर और जितने भी जो अन्य सभी फाइलम है, यानी प्लेटियलमंथीज से लेके अपने कॉर्डेटा ग्रुप, यहाँ तक सारे के सारे कौन से हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इनके जंतु है वो 3 जनन स्तर के द्वारा बने हुए हैं। फिर दूसरा इसका जो बिंदु है वो टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज या विदलन जो होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज के प्रकार के आधार पर ये भी क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके आधार पर जो जितने भी जो क्लीवेज है, क्लीवेज को अपने मुख्य रूप से रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज और बाइलेटरल क्लीवेज, इस तरह से 3 भागों के अंदर अपने इसका अध्ययन करते हैं। तो जो रेडियल क्लीवेज है, ये पॉइंट देखो अपने इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो अपने को पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज उत्पन्न होता है या विदलन स्टार्ट हो जाता है। तो विदलन भी जंतुओं में वर्गीकरण में एक प्रमुख लक्षण है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियल क्लीवेज की। तो अपने को पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या जाइगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन में मेल और जो फीमेल प्रोन्यूक्लिया ये आपस में संगलित होते हैं, और संगलित होने के बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद में उसके अंदर विभाजन या जिसे अपने क्लीवेज कहते हैं, विदलन की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो ये जो विदलन होता है, अपने को पता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज
और जो सेकंड क्लीवेज होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं, यानी उसका जो ऊपर का एनिमल पोल, जैसे जो एग होता है, एक स्ट्रक्चर का पता है अपने को, ऊपर का जो पार्ट होता है वो एनिमल पोल कहलाता है, नीचे का पार्ट होता है वो कौन सा, वेजिटल पोल कहलाता है। तो जो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ फर्स्ट जो क्लीवेज होते हैं, दो क्लीवेज वो हॉरिजेंटल होते हैं। तो पहला क्लीवेज ऊपर से नीचे की तरफ और फिर दूसरा उसका 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे की तरफ। तो 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर जो तीसरा क्लीवेज होता है वो कौन सा, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स क्लीवेज होता है वो उसकी जो एग होता है, एग के ट्रांसवर्स यानी बीच में से उसको राइट टू लेफ्ट ऐसे मान लेते हैं कि इस तरह से उसके अंदर क्लीवेज होता है। तो 4 से कितनी, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो जो रेडियल क्लीवेज है, रेडियल क्लीवेज के अंदर ऐसा मानते हैं कि अपने 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ और ठीक 4 उसके नीचे की तरफ। जैसे क्लीवेज होने के बाद में अगर ऊपर अपने कोशिकाओं को ऊपर से देखें तो 4 कोशिकाएं अपने को ऊपर से दिखाई दे रही है और यही 4 कोशिकाएं इसके ठीक नीचे की तरफ स्थित है। अगर इस तरह का व्यू आता है तो वो कौन सा है, उसका रेडियल क्लीवेज कहलाता है। और जो ये रेडियल क्लीवेज है, इसकी एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो एग्जाम्पल इसके अंदर पोरीफेरा और कुछ एकाइनोडर्मेट्स इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जो इस प्रकार का जो क्लीवेज है जिन जंतुओं में पाया जाता है वो कौन से होते हैं, अनडिटर्मिनेट टाइप के होते हैं। अर्थात इसके अंदर जो अंडों में क्लीवेज के प्रारंभ में विभिन्न कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित नहीं हो पाता है। तो ये तो इसका फर्स्ट है रेडियल क्लीवेज। फिर दूसरा इसका अपने स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल क्लीवेज के अंदर इसका जो नीचे का डायग्राम है, जैसे ऊपर का तो फर्स्ट वाला है, ये तो कौन सा रेडियल हो गया, और नीचे की तरफ जो बी वाला है ये कौन सा, इसका स्पाइरल है। तो वही फर्स्ट क्लीवेज, फिर सेकंड क्लीवेज, फिर तीसरा ट्रांसवर्स क्लीवेज। ठीक है, तो 4 कोशिकाएं ऊपर दिखाई दे रही हैं, लेकिन नीचे की जो 4 कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल उनके नीचे व्यवस्थित न होकर स्पाइरल रूप से घूम जाती है, और घूमने के बाद में फर्स्ट और सेकंड की जो खांच है फिर वहाँ पर, मतलब जो अपन देखेंगे जो कोशिकाएं या जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, तो उनके ठीक नीचे घूमकर उनकी खांच में व्यवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो कौन सा, स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है। और जिन जंतुओं में स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है उनमें डिटर्मिनेट एग्स पाए जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं अपनी निर्धारी। और जो इनके अंदर जो कोशिकाओं का जो भविष्य निर्धारित होता है वो 4 जो इसकी 4 ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं वहाँ पर तय हो जाता है कि आगे चल के कौन सी कोशिका किस अंग का निर्माण करेगी। इसलिए इस प्रकार के क्लीवेज को डिटर्मिनेट क्लीवेज भी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें अपनी, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये जो ग्रुप हैं वो किस में रखे गए हैं, स्पाइरल क्लीवेज में रखे गए हैं। तो इन अवस्था होती है वहाँ पर ही कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित हो जाता है। फिर तीसरा इसके फलस्वरूप ब्लास्टोमियर का विन्यास बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। तो जो क्लीवेज है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज है, ये भी वर्गीकरण के अंदर प्रमुख लक्षण के रूप में निर्धारित होते हैं, और जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं उनके अंदर उसको निर्धारित किया जाता है। फिर इसके अंदर तीसरा अपना पॉइंट था ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ या भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति। तो अपने को पता है कि भ्रूणीय परिवर्धन में गेस्टुलेशन के दौरान ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है। ब्लास्टोपोर के भविष्य के आधार पर बाइलेट्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो बाइलेट्रिया ग्रुप है, जैसे अपने जो पहला अपना जो था, इससे पहला जो वीडियो था उसके अंदर अपने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देख रहे थे, तो उसमें अपने देखा जो पॉइंट्स हैं वो, और
दो भागों में अपने देख रहे थे इसमें। तो प्रोस्टोमिया, यदि ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ का निर्माण होता है तो ऐसे जंतुओं को प्रोस्टोमिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस समूह के जंतुओं में स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। प्रोस्टोमिया के सदस्य एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स या साइजोसिलोमेट्स होते हैं। इसका मतलब एसिलोमेट कौन से हो गए? प्लेटियलमेंथीज, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथीज और साइजोसिलोमेट्स एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोल्स्का। तो मोल्स्का तक के जो जंतु है वो किसके अंदर है? प्रोस्टोमिया है। और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ का निर्माण होता है। फिर दूसरा जो बाइलेट्रिया को अपन जो डिवाइड किया गया है वो क्या है? ड्यूट्रोस्टोमिया। तो ड्यूट्रोस्टोमिया, यदि ब्लास्टोपोर के द्वारा एनएस का निर्माण होता है तो ऐसे जंतुओं को ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस समूह के जंतुओं में रेडियल और अनडिटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। और जो ड्यूट्रोस्टोमिया के सदस्य हैं वो एंट्रोसिलोमेट्स होते हैं। तो एंट्रोसिलोमेट्स के अंदर कौन कौन से आ गए? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर आ गए। ये एग्जाम्पल हो गए। फिर एक इसके अंदर पॉइंट आता है अपना सेगमेंटेशन। तो जो बॉडी है, बॉडी का खंडों में विभक्त होना सेगमेंटेशन कहलाता है। वो वर्गीकरण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है। इसके आधार ज़्यादा इसका कोई बड़ा रोल नहीं है कि ये जो क्लासिफिकेशन के अंदर कोई महत्वपूर्ण रोल हो इसका। तो खंडी जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन दो प्रकार का होता है अपने। एक तो होता है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन और दूसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल नाम से ही जैसे को अपना पता चल रहा है कि सतही, सुपरफिशियल यानी जो बाहरी रूप से अपने को दिखाई दे, है ना। तो जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है, जब जंतुओं में सेगमेंटेशन बाहर से दिखाई देता हो परंतु भीतर की ओर नहीं होता हो, तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन है वो क्या? सुपरफिशियल या सतही सेगमेंटेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपने तो स्लेंटेटा और कुछ जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं, स्यूडोसिलोमेट्स में कौन से आ गए अपने? एस्केलमेंथीज, ये ग्रुप आ गए। तो ये इसके अंतर्गत रखे गए हैं। फिर दूसरा इसका है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो। तो जब बाहर और भीतर दोनों ओर स्पष्ट सेगमेंटेशन दिखाई देता हो तो इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंतरांग है, अंतरांगों की खंडों में रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, जैसे पहले में फिर दूसरे में भी है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपने तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स, ये जंतु हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। तो एनिलिडा के सदस्यों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के जो अडल्ट्स होते हैं उनमें स्पष्ट नहीं होता। आर्थ्रोपोडा फाइलम के सदस्यों के लार्वा में सेगमेंटेशन का लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है, केवल लार्वल फॉर्म में ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। अच्छा, वर्टिब्रेट्स की बात करें अपने तो वर्टिब्रेटा के सदस्यों में सेगमेंटेशन पाया जाता है। इनमें वर्टिब्री, नर्व्स, मसल्स, इनकी स्टडी से अपने को पता चलता है कि इनके अंदर जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो स्पष्ट रूप होता है। तो इस प्रकार से जो ये अपना टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं के वर्गीकरण का जो आधार है वो मुख्य रूप से इसके अंदर 6 पॉइंट थे अपने। एक तो नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा सिमेट्री, स्लोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हीं के आधार पर इनके जो एनिमल किंगडम है उसकी अलग अलग ब्रांचेस यानी सब फाइलम, ग्रेड, सबग्रेड, डिवीज़न, इस तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है।